अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे, वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी और इसके साथ साथ जो फ्रेडरिक ओलर ने यूरिया सिंथेसाइज किया था इसको भी पढ़ा था। और साथ में हमने वो कंपाउंड भी डिस्कस किए थे जिनमें कार्बन है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो हमने उन कार्बन को डिस्कस किया था और इसके रीजंस भी दिए थे कि ये कंपाउंड किस रीजंस के बेसिस पे इनऑर्गेनिक है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम सबसे पहले कोल पढ़ेंगे कि कोल क्या है, और फिर हम जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि ये जो पॉइंट है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम देखें तो हमारे पास तीन मेजर सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। ये जो तीन सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स जो है जब डेड प्लांट मैटर या एनिमल मैटर जमीन के अंदर दब जाता है और इसका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो इससे क्या बन जाता है? तो इससे फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म बाय एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड प्लांट एंड मैटर। जब प्लांट या एनिमल का मैटर जो मिलियंस ऑफ ईयर वो जमीन के अंदर दब चुके होते हैं, इसका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बन जाता है? फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। अब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन क्या है? वो डिकम्पोजिशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है इसको हम एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोल क्या है। तो कोल जो है, कोल सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स है, ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक कलर का, और ये नॉर्मली रॉक स्ट्राटा में रॉक स्ट्राटा में लेयर के फॉर्म में होते हैं और हम इसे कोल बेड कहते हैं। समझ लीजिए कोल क्या है? कोल सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कोल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, कोल सॉलिड फॉर्म में है और इसका कलर ब्लैक है या ब्राउनिश ब्लैक कलर है। कौन सा कलर है? ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक कलर। और ये नॉर्मली रॉक स्ट्राटा में लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसको हम कोल कहते हैं। अब यहां पे रॉक स्ट्राटा क्या है? तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये नॉर्मली रॉक स्ट्राटा है। ठीक है, स्ट्राटा जो है ये प्लूरल है और स्ट्रेटम जो है ये सिंगुलर है। रॉक स्ट्रेटम, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स के डिफरेंट लेयर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रॉक स्ट्राटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक स्ट्राटा। यानी ये जो रॉक्स होते हैं यानी सेडिमेंट्री साइल्स जो होते हैं, साइल्स, और इसके ये जो डिफरेंट लेयर होते हैं, ब्लैक साइल है, ये ब्राउनिश कलर का साइल है, ये जो डिफरेंट लेयर होते हैं, इन लेयर्स को, इस साइल की इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? इन लेयर्स को हम रॉक स्ट्रेटा कहते हैं। ठीक है, और ये जो कोल है ये इन्हीं लेयर के फॉर्म में पाया जाता है और इन कोल को हम कोल बेड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आपको क्लियर हुआ। अब कोल के कंपोजिशन के बारे में आते हैं कि कोल किन किन कंपाउंड से या किन किन एलिमेंट से कंपोज हो चुका है। तो हम जानते हैं कि कोल में मेनली हमारे पास क्या है? कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ साथ कोल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। अब ये अक्सर औकात बंदा भूल जाता है तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है CHONS। आप ये इस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं, चुन्स। किस तरह? चुन्स। तो जब आपको कोल का कंपोजिशन पढ़ना है तो आप सिंपली चुन्स याद रखिए। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन और S से सल्फर, यानी ये पूरा कोल का कंपोजिशन है। अब कोल का कंपोजिशन भी पढ़ा, कोल का डिफिनीशन भी पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि कोल का ओरिजिन किस तरह हुआ। कोल का ओरिजिन किस तरह हुआ? तो मैंने आपको बताया कि कोल किस तरह बनते हैं। जब प्लांट मैटर यानी प्लांट जो थे ये जमीन के अंदर दब गए, तो अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन ईयर एगो ये जो जमीन के अंदर दब गए थे, तो जब इसका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हुआ तो इन प्लांट का, तो इनसे क्या बना? इनसे कोल बना।
Coal is pumped from anaerobic decomposition of buried plant matter under soil millions of years ago. मैंने क्या कहा कि कोल, ये जो प्लांट मैटर है ये जमीन के अंदर दब गए थे और इसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ तो इससे कोल बना। ठीक है, अब कोल किस तरह बना, क्वेश्चन एराइज होता है। तो आप तो कहते हैं कि जमीन के अंदर प्लांट मैटर दब गए थे और इससे इसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन किस तरह हुआ, किस तरह कोल बन गए? तो सबसे पहला पॉइंट ये जो प्लांट मैटर थी इसमें डिफरेंट बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुए। क्या हुए? बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन। तो क्या हुआ, ये जो प्लांट थी ये कोल प्रिकर्सर में कन्वर्ट हुए और इस कोल प्रिकर्सर को हम क्या कहते हैं? इस कोल प्रिकर्सर को हम पीट कहते हैं। और ये एमसीक्यूज में आ चुका है कि कोल का प्रिकर्सर क्या है? तो कोल का प्रिकर्सर क्या है? पीट है। जब प्लांट मैटर में ये जो जमीन के अंदर दब गई थी इसमें केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन हुआ तो इससे किस स्टेज में कन्वर्ट हुई? पीट में सॉरी। और जब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर लिग्नाइट से ये सब बिटुमिनस में, फिर सब बिटुमिनस से ये बिटुमिनस में, और फिर बिटुमिनस से एंथ्रासाइट में, जो कोल का प्योर फॉर्म है और हम यूज करते हैं। तो कोल किस तरह कन्वर्ट हुआ? कोल इन स्टेजेस में कोल कन्वर्ट हुआ और प्लांट कन्वर्ट हुआ कोल में और इससे कोल बना। सबसे पहले उड से फीट से लिग्नाइट से सब बिटुमिनस से बिटुमिनस और फिर एंथ्रासाइट। अब हम एक ही स्टेज के बारे में बताएंगे कि पीट क्या है, लिग्नाइट क्या है, सब बिटुमिनस क्या है, बिटुमिनस क्या है, एंथ्रासाइट क्या है। तो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट अब हम स्टेजेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट मैटर इनटू कोल डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट स्टेजेस है कोल के वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कार्बन के कंटेंट कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीट को प्रिकर्सर ऑफ कोल कहते हैं क्योंकि प्लांट सबसे पहले यानी वुड सबसे पहले फीट में कन्वर्ट होता है। यानी ये जो कोल बनते हैं ये बेसिकली फीट ही से बनते हैं, तो इसको हम प्रिकर्सर ऑफ कोल कहते हैं। ठीक है, और इसका कलर ब्राउन है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें 60% ऑफ कार्बन होते हैं। कितने परसेंट ऑफ कार्बन होते हैं? 60% ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं लिग्नाइट भी पीट की तरह है, इसका कलर भी ब्राउन है लेकिन ये पीट से थोड़ा हार्ड है, सख्त है। ठीक है, पीट सॉफ्ट है और ये क्या है? ये हार्ड है। ठीक है, पीट से, और इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो भी पीट से ज्यादा है, यानी इसमें 67% जो है वो कार्बन है। फिर लिग्नाइट के बाद सब बिटुमिनस कोल आता है और इसमें जो कार्बन के कंटेंट होते हैं यानी इसमें 80% कार्बन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जब हम उड से पीट में उड फीट में कन्वर्ट होते हैं, पीट लिग्नाइट में कन्वर्ट होते हैं, लिग्नाइट सब बिटुमिनस में कन्वर्ट होते हैं, सब बिटुमिनस में, बिटुमिनस एंथ्रासाइड में, तो एक चीज इंक्रीज होता है, वो क्या है? वो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। अगर हम पीट को देखें तो पीट में 60% कार्बन है, लिग्नाइट में 67% कार्बन है, सब बिटुमिनस में 80% कार्बन है और इसी तरह बिटुमिनस में 83% कार्बन है। कितने कार्बन है? 83% कार्बन है। और अगर हम फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट मैटर इनटू कोल जो है वो हमारे पास क्या? एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट हमारे पास वो लास्ट स्टेज है प्लांट मैटर का जो कोल में कन्वर्ट होते हैं और इसमें 91.5% से कार्बन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब तो ये हमने स्टेजेस पढ़े। अब अगर हम देखें यूजेस ऑफ कोल को तो इसमें एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एमसीक्यूज में आ चुका है, लेकिन सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि कोल कहाँ पे यूज होता है। तो हम सब जानते हैं कि कोल बेसिकली हम प्रैक्टिकली यूज में बहुत ज्यादा लाते हैं। अगर हम देखें जब हम किसी चीज को जो है बारबेक्यू बनाते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम कोल को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं, लेकिन कोल को अगर हम लार्ज सोर्सेज देखें कि कोल हम लार्ज सोर्स में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो कोल सबसे बड़ा फ्यूल है जो हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए यूज करते हैं। कोल इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट थ्रू कंबस्शन।
कोल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है जब इसका कंबस्शन होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कोल जो है इस पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए, यानी ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा था कि एमसीक्यूज में आया है वो थर्ड पॉइंट है कि कोल जो है ये लार्ज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोल तो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कोल पढ़ते हैं, पेट्रोलियम पढ़ते हैं, नेचुरल गैस पढ़ते हैं। ये तो हमें पता है कि ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है? तो कोल जो है ये मेजर सोर्स है of organic compound, especially aromatic organic compound, यानी बेंजीन की फैमिली जो होती है, यानी बेंजीन की फैमिली अगर हम देखें तो इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? कोल है हमारे पास। तो ये कोल जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बड़ा सोर्स है। अब हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन हम इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको मैं पॉइंट्स निकालूंगा कि ये पॉइंट्स जो है ये एमसीक्यूज वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा बहुत आपके लिए स्पेसिफिकेशन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक से स्क्रीनशॉट लें। अब अगर हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कार्बन कंटेंट, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मॉइस्चर, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एश कंटेंट के बेस पे ये वेरियस स्टेजेस ऑफ कोल जो है वो लिख के है। तो सबसे पहले वाला स्टेज अगर हम डिस्कस करें ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कार्बन कंटेंट, यानी अगर हम देखें तो सबसे पहला ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइड में, फिर इसके बाद बिटुमिनस में, फिर इसके बाद सब बिटुमिनस में और लास्ट जो है वो लिग्नाइट है। यानी सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइड में है और सबसे कम कार्बन लिग्नाइट में है। इसके बाद अगर हम ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एश कंटेंट को देखें तो सबसे ज़्यादा एश जो है वो लिग्नाइट, फिर सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइड। अब एश क्या है? तो एश अनकम्बस्टिबल कंपोनेंट रिमेन आफ्टर कंबस्शन। जब हम किसी चीज़ का कंबस्शन करते हैं और कंबस्शन के बाद जो कंपोनेंट रह जाते हैं इसको हम एश कहते हैं। क्या कहते हैं? एश कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एश किस में बनेगा? लिग्नाइट में, और सबसे कम एंथ्रासाइड में, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मॉइस्चर, जब ये इसके अंदर जब मॉइस्चर होते हैं यानी जब पूरा सॉलिड फॉर्म में ये नहीं होता तो फिर इसके अंदर मॉइस्चर होते हैं। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर लिग्नाइट में, फिर सब बिटुमिनस में, फिर बिटुमिनस में और फिर एंथ्रासाइड में। यानी यहाँ से हमने एक पॉइंट जो है वो नोट किया कि कार्बन कंटेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एश कंटेंट एंड मॉइस्चर कंटेंट। जब कार्बन ज्यादा होगा तो एश कंटेंट कम होगा, जब कार्बन ज्यादा होगा तो मॉइस्चर कम होगा। इस तरह अगर हम देखें तो कोल जब कोल जल जाता है तो इसी दौरान स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो ये स्मोक क्यों प्रोड्यूस होता है? तो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से, कार्बन के हाई परसेंटेज की वजह से जो है कोल जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करता है। इस तरह अगर हम लैब में देखें तो स्पिरिट लैम्प हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट कम होते हैं तो इस वजह से ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट नोट करें तो कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे कोल को हम क्या कहते हैं तो कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक आज का। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।